हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों, मैं अर्जुन। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझनी चाहिए कि अगर आपको मेडिकल देना है तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होंगे तभी जाके आप मेडिकल दे पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो रेलवे हमें भेजता है बनवाने के लिए, और हमें किस तरह डॉक्यूमेंट अपने तैयार करने चाहिए कि हम आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हर एक जानकारी मालूम हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस डेट से आप अपने फॉर्म में जो फ़ोटो लगा रहे हैं, ठीक है, आपको वही फ़ोटो हर जगह लगानी है। ठीक है, इससे आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको फ़ोटो से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना ही आपसे ये कहा जाएगा कि आपकी फ़ोटो में बैकग्राउंड चेंज है, आपकी फ़ोटो पहले कुछ और थी अब कुछ और है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी फ़ोटो इकट्ठी बनवा लें, कम से कम 50 फ़ोटो इकट्ठी बनवा लें, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले तो फ़ोटोज़, ठीक है। फ़ोटोज़ के बाद अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो 3 हैं: हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, तीनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ध्यान रखना है, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब इन तीनों से रिलेटेड मैं एक पॉइंट यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिन लोगों की भी मार्कशीट में पिताजी का नाम, माताजी का नाम या स्वयं का नाम चेंज है या स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ वगैरह है, तो उसे अभी से ठीक करवा लें। और अगर आप उसे अभी ठीक नहीं करवा रहे हैं, या मान लीजिए आपने ठीक करने के लिए अप्लाई किया है अपने बोर्ड में, अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक चेंज नहीं हो पाया है, तो आप तहसील से एक एफिडेविट बनवा के अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट को सही करा लें। ठीक है, इसके बाद आते हैं जाति प्रमाण पत्र पे। तो दोस्तों, आपको जाति प्रमाण पत्र 2 बनवाने हैं, एक तो केंद्र सरकार का और एक राज्य सरकार का। ठीक है, जो राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है वह उस राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है जहाँ के आप निवासी हैं, और जो केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी बनता तहसील के थ्रू ही है, लेकिन वो होता है केंद्र सरकार का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि केंद्र सरकार का जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसका क्या फ़ायदा है। तो जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है और जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है, इनमें फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरा पूरा नाम है अर्जुन झा, ठीक है, यूपी में मैं ओबीसी में आता हूँ, तो मैंने अपना राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है जिसमें मुझे ओबीसी में रखा गया है। अब मान लीजिए अगर मैं किसी और राज्य में जाऊँ, जैसे मैं मुंबई बोर्ड का फॉर्म भरूँ, ठीक है, तो अब मैं यूपी अपने राज्य से बाहर चला गया हूँ, महाराष्ट्र में चला गया हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं अपना राज्य का जाति प्रमाण पत्र लगाऊंगा तो मुझे वहाँ अनरिजर्व यानी सामान्य में फाइट करनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए यही मेरे पास केंद्र की जाति हो, यानी मेरे पास केंद्र की जाति है जिसमें दिया गया है मैं ओबीसी हूँ, तो अब मैं चाहे मुंबई भरूँ, चाहे अहमदाबाद, चाहे सिकंदराबाद, चाहे चेन्नई, कहीं भी भर दूँ, मैं ओबीसी का ही रहूँगा। तो सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट होने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसमें आपकी जो भी जाति और कम्युनिटी है वह पूरे देश में लागू होगी। तो आप दोनों जातियाँ बनवा लें, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। इसके बाद बात की जाए आय प्रमाण पत्र की। आय प्रमाण पत्र के मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ओबीसी वालों को, क्योंकि इस बार क्या है, ओबीसी में क्या होता है कि जिन लोगों की आय 36,000 से कम होती है सालाना, उन लोगों को रखा जाता है आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग में, और जिनकी आय 36,000 से ऊपर होती है उन्हें पिछड़े वर्ग में रखा जाता है। तो इस बार आपने देखा है, इस बार जो वैकेंसियाँ निकली हैं उनमें एक नया ऑप्शन आया है ईडब्ल्यूएस। तो ये वो हैं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आर्थिक स्थिति से खराब लोग वही हैं जिनकी इनकम 36,000 सालाना से कम है। तो ओबीसी वालों को ये चीज़ याद रखनी है कि फॉर्म भरते टाइम आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आपकी आय कितनी है। आपकी जो आय है
उसके अकॉर्डिंग ही आपको कम्युनिटी में दर्जा दिया जाएगा। अगर आपकी आय 36,000 से कम है तो आप आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के कहलाएंगे। अगर आपकी आय 36,000 से ज़्यादा है तो आप सिर्फ पिछड़े वर्ग के कहलाएंगे। और इस बार मैं आपको बता दूं, जो ओबीसी की मेरिट है वो अलग जानी है और जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो अलग जानी है। अब इसके बाद बात करते हैं आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड के बारे में आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के डॉक्यूमेंट में या हर प्रकार के किसी भी प्रकार के फॉर्म को आप अप्लाई करें, कहीं भी जाएं, आपको आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनली सलाह देना चाहता हूँ। आप हमेशा याद रखें, आपकी जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में जो आपके नाम होते हैं और आपके माता पिता के नाम की जो स्पेलिंग होती है, आपको हमेशा वही स्पेलिंग अपने आधार कार्ड में भी रखनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर आपके आधार कार्ड और आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के नेम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग अगर ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपके आधार कार्ड और आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में जो आपके नाम की स्पेलिंग है वो मैच कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वोटर कार्ड। वोटर कार्ड वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार पहचान पत्र के रूप में मांग लिया जाता है। इसके बाद बात करें पैन कार्ड। देखिए, अगर आप किसी भी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको आगे चल के सैलरी मिलती है, तो आपकी अकाउंट डिटेल्स के लिए सबसे पहले आपसे पैन कार्ड ही मांगा जाता है। तो जिन लोगों के पैन कार्ड नहीं बने हैं, प्लीज़ अपने पैन कार्ड बनवा लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। पैन कार्ड के बाद बात करें बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जानी पड़ेगी। और आपको मैं बता दूं, आपकी बैंक पासबुक के ऊपर आपका अकाउंट जिस बैंक की जिस शाखा में है उस शाखा का माइकर नंबर यानी MICR कोड और IFSC कोड आपकी पासबुक पर लिखा होना चाहिए। अब जिन लोगों की पासबुक पर मान लीजिए माइकर नंबर या IFSC कोड नहीं लिखा है, तो वो अपने बैंक जाएं और वहाँ जाके किसी से भी आप लिखवा सकते हैं अपनी पासबुक पर। तो अपनी पासबुक को तैयार रखें। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंक चेकबुक, क्योंकि जब आप आगे चल के फॉर्म भरेंगे और आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे क्रॉस चेक मांगा जाएगा। ठीक है, आपका सैलरी अकाउंट बनाने के लिए आपसे आपकी बैंक चेकबुक का एक क्रॉस चेक मांगा जाएगा। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे, अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन लोगों की अभी चेकबुक नहीं आई होगी, तो प्लीज़ अपनी चेकबुक इशू करा लें बैंक से, क्योंकि ये चेकबुक में से आपको एक चेक कैंसिल लिख के रेलवे को जमा करना होगा। ठीक है, सबसे आखिरी का हमारा डॉक्यूमेंट है वो है बैंक की इन्फॉर्मेशन। आपको क्या है, एक प्लेन पेपर पर बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, आपकी ब्रांच कौन सी है, ब्रांच का एड्रेस क्या है, ब्रांच का IFSC कोड, माइकर नंबर, ये सब लिख के आपको एक प्लेन पेपर पर रेलवे को जमा करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक बताए हैं, इन सब की आपको 3-3 कॉपी, ध्यान रखना है, सबकी आपको 3-3 कॉपी बना के रखनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपको 3 सेट जमा करने पड़ते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए सारे फ्रेश डेट के होने चाहिए, ना तो 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी ना लगाएं, आप ही को दिक्कत होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएं सारे न्यू लगाएं बिल्कुल। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट तो वो हो गए जो हमारे पास होते हैं और हमें कंपलसरी ले जाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट की जो रेलवे हमें देता है भरने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी फ़ोटो मेरे पास अभी नहीं है, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा, बताऊंगा आपको उसके बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको वो नहीं लगाना है जो आपने किसी भी संस्था या किसी भी स्कूल कॉलेज से लिया है। यहाँ क्या है, रेलवे आपको एक प्रोफार्मा भेजेगा बाई पोस्ट, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा। आपको क्या करना है, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को वहाँ से बनवाना है जहाँ आपने आखिरी बार रेगुलर पढ़ाई की है। जैसे मान लीजिए आपने रेगुलर कॉलेज किया है तो आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपने ITI की है रेगुलर, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ हाई स्कूल इंटर तक रेगुलर ही पढ़ा है तो आप वहाँ से ही बनवा सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ भी आपने रेगुलर आखिर बार पढ़ा है वहाँ से आप ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब बनवाने के बाद आपको इसे क्या करना है, सबसे पहले कॉलेज से जब आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेंगे तो उसमें नीचे लिखा होता है कि इसे आपको जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी या इसके लेवल के किसी ऑफिसर से सत्यापित कराना होगा। तो इसके लिए मैं सिंपली शब्द में बता देता हूँ, आप तो DM, SDM, इसके अलावा तहसीलदार या जिला जज किसी से भी आप सत्यापित करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग परेशान रहते हैं कि क्या है ये गजेस्टेड ऑफिसर, क्या परेशान होना है, तो मैं सिंपली बता देता हूँ, आपको सिर्फ DM या फिर SDM या फिर आप तहसीलदार से करा सकते हैं या फिर जिला जज से भी करा सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, आप लोग सब भी जानते हैं कि आजकल रेलवे में जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने लगे हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांगेंगे, आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करवा के ले जाने होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जो भी रजिस्टर्ड हो उससे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट की जो रेलवे आपको अलग से भेजेगा। तो इनमें जो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों, ये पहला प्रोफार्मा जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए जो SC और ST कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो SC और ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब इस प्रोफार्मा को भर के रेलवे को जमा करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसा कि SC और ST के लिए जाति का प्रोफार्मा था, वैसे ही ये आपके सामने OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आपको इस पर जितने भी OBC वाले लोग हैं आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी और साइन करके आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सिर्फ OBC वालों के लिए है कास्ट सर्टिफिकेट का। देखिए उसमें लिखा हुआ है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब आप लोगों के सामने ये जो तीसरा प्रोफार्मा आ रहा है, तीसरा एनेक्श्योर है, ये भी OBC वालों के लिए ही है। आप ऊपर देख सकते हैं ये एनेक्श्योर 2 का A पार्ट है, यानी कि ये OBC वालों के लिए ही है, सेम पिछले वाले प्रोफार्मा की तरह, लेकिन ये उनका डिक्लेरेशन है। ठीक है, यानी प्रमाणित है उनके द्वारा। तो ये OBC वालों को ये भरना होगा अपने कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो पिछला वाला जो OBC का सर्टिफिकेट था और ये वाला जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है, दोनों OBC वालों को ही भरने हैं केवल। अब जो प्रोफार्मा आपके सामने आ रहा है ये केवल उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी जिनकी आय सालाना 36,000 से कम है। ये वाला प्रोफार्मा सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है, क्योंकि उन लोगों को इसमें अपनी आय को इंडिकेट करना होगा कि उनकी आय 36,000 से कम है। ठीक है, ऊपर देखिए साफ साफ लिखा है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हें भरना है जो आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब जो प्रोफार्मा आपके सामने आ रहा है ये प्रोफार्मा उन लोगों को भरना है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इससे पहले जो मैंने प्रोफार्मा बताया वो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भरना है आर्थिक रूप से। ध्यान रखना है, ये पिछड़ी जाति वालों को नहीं भरना है, ये सिर्फ उन्हें भरना है जो आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं। और ये जो प्रोफार्मा अब आपके सामने आ रहा है ये प्रोफार्मा भी आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भरना है। इसका आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब जो प्रोफार्मा आपके सामने आ रहा है ये प्रोफार्मा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो माइनॉरिटी के हैं, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वाले भरेंगे। अल्पसंख्यक वाले इसमें अपना डिक्लेरेशन देंगे कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के कैंडिडेट हैं। अब जो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहा है ये प्रोफार्मा में आपको भरना है उन लोगों को जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, यानी जिनमें किसी प्रकार की विकलांगता अगर है तो उन्हें ये वाला सर्टिफिकेट भरना होगा। इसमें वो अपनी फ़ोटो लगाएंगे और इसमें वो अपना टाइप बताएंगे कि वो हैंडीकैप्ड हैं तो वो किस टाइप के हैंडीकैप्ड हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो आंखों से संबंधित हो या फिजिकली कोई भी डिसेबिलिटी हो, उन्हें ये प्रोफार्मा भरना होगा, उसमें अपनी डिसेबिलिटी इन्हें बतानी होगी। तो आपको याद रखना है जितने भी लोग फिजिकली डिसेबिलिटी है जिनमें, उन सबको ये वाला प्रोफार्मा भर के लेके जाना है। देखिए अब जो प्रोफार्मा आपके सामने आ रहा है ये पिछले वाले प्रोफार्मा से थोड़ा अलग है। पिछला वाला प्रोफार्मा सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनमें कोई एक डिसेबिलिटी है। अब अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी पाई जाती हैं तो उसको ये वाला प्रोफार्मा भर के ले जाना होगा। इसमें उसे सारी डिसेबिलिटी बतानी होगी। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट को फिजिकली प्रॉब्लम भी है, इसके अलावा उसे आई प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो अपनी जितनी भी डिसेबिलिटी है उन सबको इस प्रोफार्मा में भरेगा। तो याद रखना है आपको, इससे पहले जो प्रोफार्मा था वो सिर्फ उन्हें भरना है जिन्हें एक डिसेबिलिटी है, और दूसरा वाला जो प्रोफार्मा है वो उन्हें भरना है जिन्हें एक से ज़्यादा डिसअवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब जो प्रोफार्मा आपके सामने आ रहा है ये प्रोफार्मा उन कैंडिडेट्स को लेके जाना है जिन्हें किसी डिसेबिलिटी के कारण अपने साथ स्क्राइबर को लेके जाना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं अपने साथ स्क्राइबर लेके जाएंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इस प्रोफार्मा को भर के देना होगा। इसमें वो अपनी सारी डिटेल भरेंगे और अपने स्क्राइबर के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो प्रोफार्मा आपके सामने आ रहा है ये प्रोफार्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए किसी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए चुना जाता है और मान लीजिए वो टाइपिंग करने में अनअवेलेबल है, वो टाइपिंग नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ये प्रोफार्मा भर के देना होगा। वो ये प्रोफार्मा रेलवे को जमा करेगा, उसमें बताएगा कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और टाइपिंग करने में असमर्थ है। ठीक है,
तो ये प्रोफार्मा उन लोगों को भरना है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और टाइपिंग करने में एलिजिबल नहीं है। दोस्तों अब जो प्रोफार्मा आ रहा है ये आप सबको भरना है, चाहे आप ओबीसी में हो, जनरल में हो, एससी एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, माइनॉरिटी में हो, कुछ भी हो, ये प्रोफार्मा सबको भर के जाना है। ये प्रोफार्मा जो है ये आई विजन का है, ये आपका बनेगा हॉस्पिटल से। इस प्रोफार्मा को लेके आप जाएंगे, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ आप जाएंगे आई स्पेशलिस्ट से आप अपना आई चेकअप कराएंगे, वो आपका आई विजन, कलर विजन, जो भी आपका टेस्ट करेगा वो इस प्रोफार्मा पर लिखेगा, इस प्रोफार्मा पर अपने साइन करेगा और हॉस्पिटल की मोहर लगा के आपको देगा, और यही प्रोफार्मा आपको रेलवे को भी जमा करना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोफार्मा है, इसका आपको याद रखना है। ये वाला प्रोफार्मा उन लोगों को भरना है जो एक्स सर्विसमैन है और उन्हें एक्स सर्विसमैन कोटा से लिया गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में काउंट किया जाएगा, ना कि एक्स सर्विसमैन कोटा से लिया जाएगा। तो अगर आप अपना कोटा चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भर के रेलवे को देना होगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रोफार्मा है आपको स्क्रीन पर भले ही मैंने छोटे करके दिखाए हैं, आपको ये सारे प्रोफार्मा आप रेलवे का ये जो 2019 का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन है इसे डाउनलोड कीजिएगा। तो इस पूरी फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट सीरीज वाइज डले हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप चाहें तो इन डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें प्रोफार्मा जितने भी दिए हैं और आपके लिए जो प्रोफार्मा ज़रूरी हैं, मैंने जो बताए हैं, जिस तरह से कास्ट के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से, एक्स सर्विसमैन या एससी एसटी, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल लें और इनकी अच्छे से फ़ोटोकॉपी करवा के रख लें, और जो डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया वैसे उन्हें तैयार करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर बोलना चाहूँगा, आपके पास आप जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाएँ उन सब के आपको 3 सेट बनाने हैं। जितने भी सेट हैं सारे अटेस्टेड होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए रेलवे खुद आपको ये निर्देश दे रहा है कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके लाएं तो आप ले जा सकते हैं। अगर रेलवे अपने इंस्ट्रक्शन में ये लिखता है कि आपको किसी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करवाने हैं, यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट कराने हैं, तो आपको फिर इसे अटेस्ट करवा के ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फ़ोटोज़ का जो मैंने बताया उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जहाँ तक हो सके सारी जगह एक सी ही फ़ोटो लगानी है, आप ही के लिए फ़ायदा होगा इससे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं फिर बोलूँगा, आपको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई गलत जानकारी गलती से आपके डॉक्यूमेंट में आ गई है, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट को अभी से सही करवा लें, वरना बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।